सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। हम सबको मिलकर के भारत को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु बनाने में जो विषय हमारे सामने आता है, जो हमें नजर आता है कैसे बन सकता है और इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी। हमारा जो भारतीय समाज है या कोई भी एक व्यवस्था जो होती है वो 4 वर्णों में विभाजित होती है। प्रथम वह वर्ण जो समाज का चिंतन करता है, उसके विषय में दिन रात उसका सिर्फ यही कार्य है कि वो किस तरह से समाज को ठीक करे, वहां क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, कैसे उसको पूरा किया जाए। ये ब्राह्मण वर्ग में आते हैं। द्वितीय वर्ग जो है एक क्षत्रिय वर्ग तैयार किया जाता है, जिसका कार्य चिंतन के बाद उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है कि उसका काम अब इसको आगे बढ़ाना, कि ये चिंतन करके एक विषय को खोज लिया गया है और अब इसको, जिसमें हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि, युग दृष्टा, बहुत सारे, जिसमें जिस तरह से हमारे भगवान शिव, भगवान शंकराचार्य जी, गुरु गोरखनाथ जी, महात्मा बुद्ध जी, सिखों में गुरु नानक देव जी और ऐसे बहुत सारे और अलग अलग जगह हुए जिन्होंने समाज पे की उस समय की जरूरत को समझते हुए उन्होंने एक विचारधारा चिंतन किया और उस पे उन्होंने फिर अपने लोगों को तैयार करके कि आज की इसकी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने कार्य किया। तृतीय वर्ग जो जिसको तैयार किया जाता है वह यह है जिसका काम इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में चलते हुए जो व्यापार किया जाएगा या जो आय और व्यय का हिसाब किताब रखेंगे, उसको हम लोग एक वर्ग, वो जो लेखा जोखा रखता है वो एक वर्ग है। चौथा वर्ग है जो हमारे नॉर्मल वर्कर्स होते हैं और उनको एक क्रिएट किया जाता है कि अब ये इनसे ये काम कराना है। जो फील्ड वर्कर होते हैं उनका काम सिर्फ एक उनको बता दिया जाता है, इस दिशा में आपने जाना है, ये आपका कार्य है। तो इस तरह से कोई भी व्यवस्था, कोई भी समाज 4 वर्णों के हिसाब से चलता है। विश्व गुरु भारत के लिए हमें एक बहुत बुद्धिजीवियों का ब्राह्मण वर्ग तैयार करने की आवश्यकता है जो इस पे चिंतन करे और फिर शंकराचार्य जी, गुरु गोरखनाथ जी, महात्मा बुद्ध या और अपने गुरु नानक जी और ऐसे जो अन्य लोग हुए हैं, उन सबके चिंतनों को लेते हुए भारत की जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उसमें कैसे स्वरोजगार को बढ़ाया जाए, कैसे उसके लिए हम सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज क्रिएट करें, कैसे हम विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर्स तैयार करें, कैसे हम वो प्रवर्तक तैयार करें जो इन गांव को, ये जो आज का भिखारीपन का मॉडल है, इससे बाहर आए। हमारी ग्राम पंचायत 25 से 30 हजार करोड़ की इवैल्यूएशन की हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना खाना नहीं बना पा रही है। तो हमें सरकार को भोजन देना पड़ रहा है। हमने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने खाना खिलाया। इसका मतलब 80 करोड़ लोग भारत में अपना खाना नहीं उगा सकते, नहीं बना सकते, सक्षम नहीं है। दूसरा, हमें बहुत सारे उनके लिए मकान बनाने पड़ते हैं, हमें उनके लिए वृक्षारोपण करना पड़ता है, हमें उनके लिए टॉयलेट्स बनाने पड़ते हैं। वहां पे एक आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है, वो हमें करना होता है। वो अपना चिकित्सा भी वो लोग स्वयं नहीं कर सकते, इसके लिए एक बहुत हमें चिकित्सकीय विषय को भी विकसित करना होता है। ये जो हमारा भारत रहा है, जो सनातन संस्कृति है,
इसमें हमें भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सिर्फ 3-4 विषयों की प्रमुख आवश्यकता है और उसको हम आज के इस मॉडर्न युग के आईटी के साथ जोड़ दें तो भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर बढ़ सकता है, बढ़ रहा ही है। लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो शहरों में पोल्यूशन बढ़ रहा है, एक जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे जो भागदौड़ हो रही है, जो एक स्ट्रेस का लेवल जो बढ़ रहा है, जो ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो रही हैं, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगर गांव में सौहार्द नहीं है, हैप्पीनेस इंडेक्स वहां का अच्छा नहीं है, क्राइम हो रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं, पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स नहीं है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है और ऐसा भारत तो कभी भी विश्व गुरु भारत बन ही नहीं सकता है। हमें भारत को विश्व गुरु भारत बनाने के लिए जो आदि गुरु शंकराचार्य ने एक व्यवस्था का जन्म दिया, दंडी सन्यासियों को या अन्य संप्रदायों के जो हमारे 10 नामी अखाड़े हैं उनका, उसमें जो उन्होंने सन्यास की एक व्यवस्था को दिया, उसको भी हमें बहुत गंभीरता से अपने इस सिस्टम में समझने की हमें जरूरत है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर दंडी सन्यासी कौन होते थे? जब मनुष्य चौथेपन पे आता था तो उसको उसका पारिवारिक बैकग्राउंड, उसके संस्कार, उसकी शिक्षा दीक्षा चेक करने के बाद और प्रशिक्षण देने के बाद, जिसमें योग, ध्यान, साधना, आयुष में आयुर्वेद और योग में हमारे सब आ जाता है, वो आज सरकार ने उसका नाम आयुष कर दिया है। इन सब विषयों को लेकर के जब वो समाज में निकलता था तो वो समाज में कुछ देने के लिए निकलता था। वो अपना घर त्याग चुका होता था, वो भिक्षा से अपना जीवन यापन करता था और समाज में व्याप्त जो भी बीमारियां, जो भी वहां पर मुश्किलें, जो उनके आपस में राग और द्वेष, झगड़े होते थे, उसका वो निराकरण करता था, उसका समाधान देता था। आज हमें उस संस्कृति को पुनः एक बहुत ही सोच समझ के साथ उस विषय को गंभीरता के साथ हमें आगे बढ़ाना है। हर ग्राम पंचायत में हमारे पास एक ऐसी कुटिया होनी चाहिए जो सन्यासी के लिए हो। लेकिन सन्यासी कैसा? ये सन्यासी, ये बहुत सारे आज जो दिखावा, आडंबर, खूब सारा सोना, गहना, फॉलोअर्स और एक उनकी जो अलग अलग लालसाएं हैं, वो उसमें जो लोग आ गए हैं उनको सन्यासियों की कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता। सन्यास का मतलब जब उस व्यक्ति ने अपनी सभी चीजों में अपने मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों पर वश प्राप्त कर लिया हो, उसको अपने वशीभूत कर लिया हो, अपने आप को उस शिव तत्व, परम तत्व के साथ, ब्रह्म के साथ अपने आप को जोड़ लिया हो और फिर वो बिना किसी राग द्वेष के, बिना लिप्तता के जब समाज को या किसी को भी अपना उसके विषय में बात करेगा, बताएगा, तो वो उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम शिक्षा और चिकित्सा 2 विषय लें। हमारे समाज में ये विषय, शिक्षा हमेशा दान के रूप में दी थी। शिक्षा दान जो है ना, विद्या दान कहा जाता था। गुरु हमेशा विद्या दान देता था। और जो चिकित्सा है, वैद्य जो है, वो भी रोगी का या जो भी बीमार होता था, वो उसका चिकित्सा बिल्कुल अलग मनोप्रवृत्ति के साथ करता था।
आज तो शिक्षा एक व्यापार और व्यवसाय हो गया है, और चिकित्सा उससे भी बड़ा व्यापार और व्यवसाय हो गया है। ऐसे में न हम शिक्षा दे पा रहे हैं और न हम चिकित्सा कर पा रहे हैं। सिर्फ हम, जो हमारा रोगी है, जो हमारा विद्यार्थी है, हम सिर्फ उसका एक तरह से हम उसका पूरा जो भी उसके पास है उसका पूरा खून चूसने का एक कार्यक्रम हो रहा है। हम देखते हैं कि परिवारों में खुशियां खत्म हो गई हैं, परिवारों में आपसी सौहार्द खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि माँ बाप सारा समय सिर्फ पहले बच्चे की शिक्षा में दिमाग लगाते हैं। उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि मेरा बच्चा इस बड़े से बड़े स्कूल में शिक्षा लेगा तो उसमें अच्छा खासा उनकी कमाई का पोर्शन उसमें जाता है। बच्चा वहां जाने के बाद वो वहां पे और सारे लोगों को देखता है तो उसको गाड़ी, घोड़ा, बंगला, मोबाइल, और वो फिर दूसरे उसकी बड़ी दुनिया में उड़ने लगता है, धरातल से बिल्कुल हट चुका होता है। और ऐसे बच्चों को हमें देखने में आया है कि हर व्यक्ति विदेश, जो गांव का बच्चा शहर में निकल के आता है, गांव वापस नहीं जा पाता, शहर का बच्चा बड़े शहरों में जाता है, बड़े शहर का बच्चा विदेशों में जाता है, वो कभी अपने गांव से जुड़ ही नहीं पाता है। मैंने बहुत सारे विदेशियों को विदेश में रह करके देखा है, वो हमेशा भारत को एक अलग दृष्टि से, अब थोड़ा थोड़ा दृष्टिकोण बदल रहा हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अलग नहीं भारत जो है वहां पे ये कमी है, यहां वो कमी है। और जबकि हम बाहर विदेशों में देखते हैं, पश्चिम के देशों में देखते हैं, वहां पे कोई फैमिली वैल्यू सिस्टम नहीं है। वहां पे सिर्फ हम एक दूसरे को एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ कि उससे मैं क्या ले सकता हूं या उसको क्या दे सकता हूं, इस विषय में ही जुड़ा हुआ है। सिर्फ हम रुपया, पैसा, ताकत, इन सब विषयों से ही उसका आकलन कर रहे होते हैं। हमारे भारत में भी ये बीमारी बड़ी जोरों से फैल रही है, गांव में भी आ गई है। गांव में पहले कोई आता था तो हम लोग उसको देसी चीजें, पौष्टिक चीजें, अब हम दिखावे के चक्कर में, बड़े बड़े विज्ञापनों के चक्कर में हम वो चीजें भी खा रहे हैं या उनका भी उपयोग कर रहे हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, फिर भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जबकि हम बड़ी आसानी से अपने आसपास, अगर हमें ज्ञान हो जाए औषधियों का, वनस्पतियों का, तो हम अपने स्वास्थ्य के अनुसार भोजन क्या करें, भोजन कब करें, कैसे हम रहें, कैसे हम चलें, हमने इसको अलग अलग राइट्स के नाम से, चाइल्ड राइट्स, ये राइट, इक्वल राइट्स, महिला पुरुष बराबरी, ऐसा ऐसा नाम हमको बाहर से मिलता गया और उसमें हम पूरा पिसते चले गए। हमेशा कोई ना कोई नई चीजें चलती हैं और हम उसमें उलझते रहते हैं। भारत के निवासियों को ये अपनी ताकत समझने की जरूरत है। हमारे भारत की जो खूबसूरती है, हमारे गांव की जो खूबसूरती है, उसको समझने की जरूरत है। इसमें जो स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसको समझने की जरूरत है। स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जब मनुष्य मानव के साथ और प्रकृति के साथ, जंगल में जो भी जीव जंतु हैं, जिसमें गाय है, बाकी अन्य चीजें हैं, इन सब विषयों के साथ जब एक बैलेंस बनाता है, और हमने जंगल खूब काट दिए, हम पशुओं को भी अंधाधुंध, उनके साथ भी अलग अलग अन्याय, अपने शौक के लिए, अपनी जिह्वा के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए और सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे बड़े बड़े महलों में शेर का खाल है, कहीं पे उसका खाल लगा हुआ है। अरे भैया, काहे के लिए इतना दिखावा कर रहे हो? शेर मार के शेर के ऊपर रख करके फोटो खिंचा के बंदूक में रखे हुए, जैसे कि पकड़ के उसकी गर्दन दबा दी होंगे। हमें, अगर हम जंगल में गए हैं और बाई चांस शेर ने हम पर हमला कर दिया और शेर मर गया,
तो ठीक है, तो लेकिन उसकी भी आत्मा की शांति करके वो उसका फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन हम ये भी सब हम करते रहते हैं। ये भी एक तरह से बीमारी है, ये एक क्योंकि ये हमारी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें से ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, हमको दिखाना है नाच गाने का। अब हम एक और चीज देखते हैं कि गांव में हम खूब शादी ब्याह का दिखावे में लगे हुए हैं। हमारे घर में चाहे पैसा ना हो, लेकिन हम शादी ब्याह में इतना पैसा खर्च कर देंगे। अरे बच्ची दे रहे हैं किसी को, उसके बाद पैसा देने की क्या जरूरत है? ऐसे गधे से विवाह करने का क्या मतलब है जो एक परिवार को नहीं पाल सकता? हम क्यों नहीं उसको ऐसी शिक्षा देते कि वो अपने घर को ठीक से संभाल सके? हम क्यों नहीं ऐसा परिवार भी, ऐसा हमने देखा है कि परिवारों में भी हमें देखने को मिलता है कि माँ बाप की 2, 3, 4 जो भी 5 जितनी भी संतानें हो, वो पहले उसको ऐसा पढ़ाएंगे कि तू जाएगा, बैरिस्टर बनेगा, वहां जाएगा, अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा। माँ बाप ने अपनी सोच अपने हिसाब से बना ली, और बाद में जब वही बच्चा सारा उसकी पैसा सब इसी के ऊपर खर्च कर दिया, और एक उसमें से जो लास्ट जो कुछ नहीं कर पाता है, वो गांव में रह रहा है, जो आसपास रह रहा है, वही उनके साथ है, वही उनकी सेवा कर रहा होता है, और उसको वो निकम्मा समझने लगते हैं, समाज के सामने भी निकम्मा बना देते हैं। ये सोच हमने कैसे विकसित कर ली कि जो बच्चा हमारे साथ प्रेम करके, प्रेमवश या हमारी बातों को मान करके, हमारे सिस्टम्स को मान करके हमारे साथ में है, हमारे गांव में है, हम उसको वो पूजनीय है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, बजाय उसके जो बाहर चले गए और कभी आएंगे नहीं आएंगे उनका कुछ पता नहीं है, वो विदेश में ही उड़ने का उनका काम है, बाहर ही नौकरी करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम भारत के गांव को खाली कर देना चाह रहे हैं? क्या हम शहर में ही सारा कचरा भर देना चाह रहे हैं? शहर में आप दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, या बड़े शहर, आप तो गोरखपुर भी मैं देखा हूं, एक बड़ा अजीब सा शहर हो रहा है। इतने तेज यहां पे लोग गाड़ियां चला रहे हैं कि उनको मतलब ही नहीं सड़क पे कोई पिस जाए। जिसमें इतनी भी भावना खत्म हो गई हो शहर में, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? खास करके गांव तो शहरों से उम्मीदें बहुत कम करें। गांव को अपनी शक्तियों पे काम करना होगा। जो लोग गांव में रुक करके काम कर रहे हैं, उन्हें आपस में मिलजुल करके काम करना होगा। हमें एक दूसरे को सम्मान दे करके काम करना होगा, और हर स्किल का, हर चीज का एक वैल्यू है। हमें जो विभिन्न जातियों में बांट दिया गया, ये हमारी स्किल्स हैं। इन स्किल्स को अगर ये ना हो तो गांव खत्म हो जाए। हमारे पीछे हमारे ऐसी व्यवस्था रही कि गुरुकुल में एक साथ सबके बच्चे पढ़ते थे, जिससे कि शिक्षा की समानता हो। हम ये देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, बाकी सारा प्रधान भी गांव का बाहर के 10, 20, 25 किलोमीटर के स्कूल से बाहर ले जाके बच्चे को पढ़ाता है। ऐसे प्रधान को, ऐसे अधिकारी को जो इन व्यवस्थाओं का उपयोग न करें, हमें इनको गांव में न चुनने की जरूरत है, न रखने की जरूरत है। क्योंकि एक तो ये चोरी करेंगे अपने बच्चे पे खर्च करने के लिए, अपने स्वास्थ्य पे खर्च करने के लिए, उस शहर के दिखावे के लिए। दूसरा, यहां का जो स्कूल है, यहां का जो अस्पताल है, यहां की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको ये कभी सुधरने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये कभी जाएंगे नहीं वहां पे। अगर जब आप जो भोजन खुद नहीं खाएंगे तो क्या कचरा बन रहा है, क्या हो रहा है, आपको उससे क्या लेना देना है। लेकिन आप जब स्वयं उसका उपयोग करने लगेंगे, और फिर आप उसमें कभी भी जहर नहीं मिलाएंगे। जैसे बहुत सारी चीजें देखने में आती है कि लोग मिलावटें कर रहे हैं खाने पीने की सामान में। ये एक तरह से बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी हमें
जो सिर्फ पैसों की लालच में भोजन में मिलावट कर रहे हैं, शब्दों में मिलावट कर रहे हैं, विचारों में मिलावट कर रहे हैं। हमारा विश्व गुरु भारत अभियान इन्हीं सब विषयों के साथ जुड़ करके शिक्षा को जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसमें सभी विश्वविद्यालयों को जुड़ना बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालयों में हम लोग हर विश्वविद्यालय में इसीलिए कामधेनु चेयर क्रिएट कर रहे हैं। वो कामधेनु चेयर कैसे गांव के अंदर वहां की जो हमें पंचायती राज सिस्टम से 29 विषय मिले हुए हैं उससे जुड़ करके कैसे काम करेगा, कैसे गांव में आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और सोवा रिक्पा जैसे विषयों से कैसे हम अपने आप को स्वास्थ्य लाभ देंगे, कैसे हम अपने भोजन को कैसे हम उसकी क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, इन सब विषयों पे हम कब हमको ध्यान देने की जरूरत है। ये विश्व गुरु भारत उस पर भी ध्यान देगा अभियान। शिक्षा के साथ साथ गांव में कैसे पर्यटन बढ़े, जिसको रिवर्स माइग्रेशन एक विषय है, लेकिन पर्यटन कैसे बढ़े। अब पर्यटन में 2-3 विषयों से गांव अपने आप को पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ा सकता है और इसमें आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं और गांव में लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। सबसे पहले हर गांव को अपना एक इतिहास लिखने की जरूरत है, जितना भी है, जो भी आपको ध्यान है, बुजुर्गों से बात करके कब गांव बना, कैसे बना, गांव में क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या यहाँ की खूबियां हैं, क्या आसपास देवस्थान है, क्या वहां पे कैसे पहलवान लोग रहे, या वहां पे कैसे बिल्कुल और भी तमाम बहुत सारी चीजें वहां की खूबियां हो सकती हैं। इन सब विषयों को लेते हुए गांव को अपना, हर ग्राम पंचायत को अपना इतिहास लिखने की जरूरत है। इसमें पढ़े लिखे बच्चों को, यूनिवर्सिटी को, कामधेनु चेयर को जुड़ करके हमारे जितने भी भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, सबका एक इतिहास होना चाहिए। इतिहास के बाद फिर इन विषयों से आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या यहां पे होता है, क्या हो सकता है, किसकी संभावना है, क्या बनाया जा सकता है, क्या बेचा जा सकता है, किसको मार्केट किया जा सकता है, क्या देखने के लिए यहां लोग आ सकते हैं। शुद्धता शहरों में है ही नहीं, ना तो पर्यावरण की शुद्धता है, ना विचारों की शुद्धता है, ना वहां पे आत्मीयता की शुद्धता है। गांव में थोड़ी बहुत बची हुई है, उसके लिए लोग यहां पे आए और गांव उसको बेच सकता है, लेकिन उसमें भी गांव में जो आपस में राग द्वेष, छोटे छोटे मेड़ की लड़ाई, एक दूसरे का आम चुरा लेना, गन्ना दूसरे के खेत से बिना पूछे हुए ले लेना, या फसल को नुकसान की तरीके से चुगलियां करना, इन सब विषयों से हमें बचने की जरूरत है। इसके कारण गांव वाले बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि जब आप चोरी करोगे, जब आप क्रोध करोगे, जब आप चुगली करोगे, ये सब बीमारी से जुड़ा हुआ विषय है। आपको लगता नहीं है, लेकिन आप बीमार हो रहे हैं। और इन सब चीजों को अगर ठीक कर ले तो आपकी बीमारियां जो है वो ठीक होती जाएंगी। जो तिब्बतियन सिस्टम का सोवा रिक्पा है, उसमें वो कहते हैं कि 2-3 विषयों से बीमारी आती है। पहला क्रोध से आती है। अगर हम अनावश्यक क्रोध करते हैं, क्रोध करिए, क्रोध होना चाहिए, बहुत क्रोध होना चाहिए, लेकिन क्रोध किस विषय पे होना चाहिए, क्रोध को कैसे इस्तेमाल करें, ये हमको आना चाहिए। अटैचमेंट, चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट करना, ये प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। बिना अटैचमेंट अनकंडीशनल देती है। आप देखिए 5 तत्व जो है, ना वायु हमको गिनती करके दे रही है, ना नदियों का, समुद्र का स्रोत जल हमें गिनती करके दे रहा है, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना सूर्य की अग्नि भी, वो भी अपने आप को कैलकुलेट नहीं कर रही जब दे रही है। हम ही खुद अपने आप को एसी और कमरों में बंद करके उससे वंचित हो रहे हैं। हम क्यों अपने प्रेम, अपना विचार, उसमें क्यों हम कंजूसी करते हैं? क्योंकि जितना हम कंजूसी करते हैं उतना ही हमारे अंदर वो रोग बन करके डेवलप होता रहता है। हम अगर सब में वही शिव तत्व है, सब में वही ब्रह्म तत्व है, अगर हम ये समझ जाएं, भारतीय संस्कृति में जो हमारे सनातन संस्कृति की व्यवस्था है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की बात है। अगर हम, जो हमारे पास आया हुआ व्यक्ति है,
अतिथि देवो भव, उसको देव स्वरूप हम समझ करके अगर ट्रीट करेंगे तो हमें बहुत ही इस अभियान में फायदा भी मिलेगा, प्लस हमें खुद भी आत्म शांति भी मिलेगी और ये अभियान भी आगे बढ़ेगा। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी वसुधा को एक कुटुंब माने, सबके अंदर वही आत्म तत्व, वही शिव तत्व, वही ब्रह्म तत्व है, इस बात को भी हम समझें। सब वहीं से आए हैं, सबको वहीं जाना है, ये भी विषय हमको पता होना चाहिए। जब ये सब विषय है तो क्यों हम परेशान हैं कि हमें 10 गाड़ी, 10 बंगला और सब ये मेरा, इसमें क्यों परेशान है? मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं। अभी पीछे अमेरिका में एक हमारे जानकार की माताजी का देहांत हो गया। उनका बच्चा अमेरिका से दाह संस्कार के लिए भी नहीं आया। यहां भी जो परिवार के लोग थे वो लोग भी दाह संस्कार के लिए नहीं आए, जबकि एक बेटा उनका यहां था और एक अमेरिका में। लेकिन मृत्यु पश्चात जो यहां रह रहा था उसने प्रॉपर्टी के अंदर केस डाल दिया, और जो वहां रह रहा था वो सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए यहां पे आ गया। और तो ये ऐसे विषयों में अब बेचारे माँ बाप ने जिन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई उनको कितना कष्ट हो रहा होगा कि जिनके लिए मैंने बनाया है वो किस दुर्दशा या क्या दुर्दशा कर रहे हैं इस चीज की, हमारी भावना को भी नहीं समझ रहे, हमारी कदर भी नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें विश्व गुरु भारत अभियान में ध्यान रखनी है। मैं आप सभी को इस अभियान में जोड़ना चाहता हूं, सबको आमंत्रित करता हूं। पूरे भारत को इस विश्व गुरु भारत अभियान में जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के विश्व गुरु भारत बनेगा। क्योंकि विश्व गुरु क्या होगा? जब तक हर बच्चे में विश्व की सभी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति नहीं आ जाएगी, तब तक ये भारत विश्व गुरु भारत नहीं बनेगा। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं हम गुरु थे, गुरु हैं, गुरु रहेंगे, लेकिन इन सब की बातों में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम विश्व गुरु कभी रहे होंगे, आज नहीं है, भविष्य में हो सकते हैं, इसकी एक संभावना है। लेकिन ये संभावना तभी साकार होगी जब हर बच्चा उस गुरु तत्व के साथ, इस पूरे भारत के और विश्व के साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात को साकार रूप में देखेगा, यहां पे साकार रूप में उसको समझने की कोशिश करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, और आइए हम सब इस अभियान से जुड़ें। धन्यवाद।